गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं जितेंद्र कुमार, केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम रेसवा सेमेस्टर। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। तो आज लेसन 2 यानी जो वाटर चैप्टर का सेकेंड पार्ट आज होगा। कुछ इसमें आपके जितने भी डाउट्स वगैरह हैं वो आज क्लियर करनी होगी। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे। तो चलते हैं इस पार्ट में। आज जो होगा किस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट तैयार करते हैं, फॉर्मूला एंड द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर डिफरेंट कंपाउंड, ये आपका हेडिंग है। फॉर्मूला क्लियर आपको करना होगा। फॉर्मूला एंड मल्टीप्लिकेशन, फॉर्मूला एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फैक्टर फॉर डिफरेंट, फैक्टर फॉर डिफरेंट कंपाउंड, अलग अलग तरह के कंपाउंड्स में। ये आपका हेडिंग हो गया। इसमें आपको एक मैं चार्ट पेपर तैयार कर रहा हूं। उस चार्ट पेपर के माध्यम से कई कंपाउंड का फॉर्मूला और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को आपको अलग अलग तरह से दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक चार्ट पेपर तैयार करते हैं। देखेंगे कि डिजॉल्व कंपाउंड आयंस, मोलर मास उसका और केमिकल इक्विवेलेंट, इसमें कई तरह के पॉइंट होंगे। डिजॉल्व कंपाउंड आयन, डिजॉल्व कंपाउंड आयंस, उसके बाद मोलर मास, उसके बाद मोलर मास यहां दिया गया है। उसके बाद केमिकल इक्विवेलेंट, केमिकल इक्विवेलेंट। उसके बाद ये एक चार्ट पेपर तैयार हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में क्या क्या निकालना होता है वो जानते हैं। यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन, इक्विवेलेंट लिख देता हूं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन, इसका जो फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इक्वल टू ईवी, ईवी का मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस सबस्टेंस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोसेसिंग सब्सटेंस। ये आपका एक चार्ट पेपर तैयार हो रहा है। इसमें कई तरह के होंगे। अब देखो किस तरह से हम इसका निकालते हैं, ये आपको याद करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट में देखते हैं, फर्स्ट में डिजॉल्विंग कंपाउंड आयन, डिजॉल्विंग कंपाउंड आयन हम फर्स्ट में लेते हैं सिंपल से कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट लीजिए। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 होगा, CaSO4 इनका मोलर मास, आप इसका मोलर मास आप निकाल सकते हो। कैल्शियम के जितना होता है, जैसे कैल्शियम का 40 हो जाएगा, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 32, 16। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मॉलिक्यूलर क्या निकल जाएगा, मोलर मास निकल जाएगा। तो मोलर मास जब निकल जाएगा इसको आप लोग निकाल लेना मोलर मास। तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 136। उसके बाद केमिकल इक्विवेलेंट क्या है, केमिकल इक्विवेलेंट दिया गया है। आपको पता है कि कैल्शियम सल्फेट है यहाँ पर, कैल्शियम सल्फेट, या कैल्शियम सल्फेट की जब निकालेंगे तो यानी जितना आपका दिया गया है कैल्शियम सल्फेट जो दिया गया वैल्यू है उसको अपॉन 2 यानी
36 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 68। कितना निकल गया बेटा 68। जब 68 निकलेगा और आपको निकालना इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, आपको हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य निकालना पड़ेगा। केमिकल क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का जो होता है कितना होता है 50 होता है, जो मैंने कल आपको लिखवाया था, कितना बताया था 50। अब 50, ये जो 50 जो निकलेगा यानी 50 से इसमें लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट का 50 अपॉन कितना निकल गया इसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ द प्रोसेसिंग सब्सटेंस। प्रोसेसिंग सब्सटेंस का वैल्यू निकला है 68। अब इसको डिवाइड कर लेना। जैसे ही डिवाइड आप करोगे, जितना भी डिवाइड करके जो आएगा आप कमेंट करके जल्दी से भेजो, जल्दी से कमेंट करके इसको भेजो कैल्शियम सल्फेट का। यानी डिवाइड करोगे 0.735, तो जब डिवाइड करोगे 0.735 आपका आएगा। सपोज एक और देखते हैं सेकेंड के लिए। सेकेंड में आप देखोगे, सेकेंड में क्या, जैसे हम कोई भी कंपाउंड लेते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो इसका भी मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे यानी मोलर मास निकालेंगे, सबका वैल्यू रख के इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे। जैसे कैल्शियम सल्फेट का आपने निकाला उसी तरह से कैल्शियम बाइकार्बोनेट का आप निकालेंगे मोलर मास। कैल्शियम का होता है 40 और हाइड्रोजन 1 होगा, कार्बन का कितना 12 यानी 12, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16। यहाँ पर 3 एटम्स हैं तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको फिर ऐड करेंगे। जब इसको कंप्लीट ऐड करके जब निकालेंगे यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट का जो मोलर मास होगा वो निकल जाएगा 162। अब इसमें क्या निकालना है केमिकल इक्विवेलेंट 162 अपॉन कितना करेंगे, ये जब मैंने कल बताया था इक्विवेलेंट निकालने के लिए जो कंपाउंड होगा अगर एसिड रहेगा तो उसके लिए बेसिटी करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन की दो निकल रहा है, ये 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ नहीं लिखना होगा, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 81। कितना निकल गया बेटा 81। अब करना क्या है आपको, यहाँ पर इस जगह पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा आपको नोट करना होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का कितना दिया था 50 अपॉन 81 करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। जैसे ही डिवाइड करेंगे 0.617 आएगा, 0.617 आएगा। इस तरह से इसके एक चार्ट पेपर तैयार होगी जिससे कि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसका कई तरह के आपके कार्बोनेट का वैल्यू होगा, उसमें हम लोग देखते हैं क्या है। तो ये चार्ट पेपर जो है, चार्ट पेपर के माध्यम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं नोट करा देता हूं। डिजॉल्विंग कंपाउंड यहाँ लिख देता हूं, आप लोग लिख लीजिए इसको। डिजॉल्विंग कंपाउंड आयंस, उसके बाद मोलर मास, उसके बाद इक्विवेलेंट केमिकल इक्विवेलेंट, उसके बाद केमिकल इक्विवेलेंट के बाद आपको लिखना था मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। क्या निकालना था आपको, इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस। ये आपका हो गया। इस चार्ट पेपर को हम लोग तैयार कर लेते हैं। पुनः जब आप इसको देखते हो, फर्स्ट डिजॉल्विंग आयन आपका आपने 2-3 बना लिया इस तरह से। तो देखते हैं कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, इनका मोलर मास निकालेंगे। मैंने बार बार कहा कैल्शियम का 40 होता है और क्लोरीन का कितना होता है
35.5 जब इससे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, सपोज मैं एक बता देता हूँ, फिर देखो जैसे इसका निकालते हैं 40 प्लस 2 इंटू 35.5, तो 40 प्लस कितना हो जाएगा 71, कितना हो जाएगा 111, देख रहे हो ना 111, अर्थात यहाँ पर मोलर मास इसका 111 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो इसी तरह से आपको निकालना होगा, जिसका वैल्यू आपको दिया जाएगा। आप क्या लिखना है, केमिकल इक्विवेलेंट, केमिकल इक्विवेलेंट आपको निकालना होगा। केमिकल इक्विवेलेंट पे यहाँ देखना होगा 111/2 डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे इसमें से आधा इसका कितना हो जाएगा यानी 55.1 कितना आ जा रहा है, सॉरी 25 जा 55.5 कितना हो जाएगा बेटा 55.5 होगा। अब 55.5 आपका आ जाएगा ये। अब जब इसका निकालेंगे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, उसका तो कैल्शियम कार्बोनेट का 50 होता है। अब 55.5 डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करने पर जितना आएगा वैल्यू आप उसको बेहिचक लिख सकते हो ना। इसको आप डिवाइड कर लेना, डिवाइड तो कर सकते हो, तो 0.9 समथिंग ये आएगा। इस तरह से हम चार्ट पेपर पे, नेक्स्ट ये 3 पॉइंट था, चौथे पॉइंट पे हम लोग देखते हैं। 3-4 पॉइंट आपको बता दें, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। सपोज आपको देखना है कैल्शियम कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन CO3-2, ये कार्बोनेट है, ठीक है। कार्बोनेट आयन के बारे में देखना है, डिजॉल्व कैसे हो रहा है। तो इसका जो निकलेगा मोलर मास 60 होगा मोलर मास। अब इसका निकालना इक्विवेलेंट निकालना है, तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे 60/2, क्योंकि 2 दिया है यहाँ पर 60/2 तो 30 हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे 50/30, 50/30 करेंगे, डिवाइड करने पे 0 0 कैंसिल करेंगे, 5/3, 5/3 से यहाँ से जैसे डिवाइड करेंगे तो 1.667 समथिंग आएगा आपका। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस का चार्ट पेपर तैयार हो रहा है। इसी प्रकार सपोज हम करते हैं HCl के लिए, सिंपल सा HCl का जब इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 35.5 + 1 यानी 36.5 आ जाएगा। इसका जब केमिकल इक्विवेलेंट निकालेंगे, हाइड्रोजन 1 है यहाँ पर इसकी वैलिडिटी में, तो 36.5/1 इक्वल 36.5 ही होगा। अब इसका हम निकालते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जब निकालोगे तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे बेटा 50/36.5। अब इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करना आपका काम है। डिवाइड करेंगे तो आप इसको निकाल सकते हो 1.37 समथिंग आएगा, 1.37 के बराबर आएगा। इस तरह से कई तरह के आप इस तरह से चार्ट पेपर पर डिजॉल्विंग कंपाउंड का मोलर मास, केमिकल इक्विवेलेंट और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स आप निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो अब चलते हैं, इसी टाइप में जो क्वेश्चंस होंगे उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी आपको करा दें। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए आपके लिए PDF तैयार होगा, जिसमें कि इसके चैप्टर्स यानी वाटर चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे वो सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जितने भी MCQ क्वेश्चंस हैं वो सभी करा देंगे। इसमें मैं कुछ उन बच्चों से मैं कहना चाह रहा हूं कि जो बच्चे, यार देखो आपने कहा कि सर ये कैसे हो रहा है, तो आपको ये ध्यान देना होगा बेटा कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, यानी मैं तो आपके लिए बेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बेस्ट कर रहा हूँ तो आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। आप ध्यान दें। कुछ बच्चों का ये प्रॉब्लम था कि सर आप हिंदी में बताया करो, कुछ का ये प्रॉब्लम था आप इंग्लिश में बताया करो, तो किन की बात तो मानो, तो दोनों को मैं मिक्स कर देता हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों का। ओके, अब हम लोग चलते हैं यूनिट ऑफ हार्डनेस एंड देयर द इंटर रिलेशनशिप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा बेटा, ध्यान दीजिए।
किसी चीज को आपको पाने के लिए आपको स्थिर होना पड़ेगा। जब तक आप स्थिर नहीं होंगे तब तक आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। तो हम लोग चल के देखते हैं, हम लोग चाहते हैं कि आप लोग को बेस्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखना होगा, तो यूनिट ऑफ हार्डनेस यहाँ पर लिखेंगे, यूनिट्स ऑफ हार्डनेस, ठीक है, यूनिट ऑफ हार्डनेस एंड देयर इंटर रिलेशन, ये आपका टॉपिक है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक है उसको समाप्त करके 1 लेक्चर आपको ऐसे क्लास दे जाएंगे कि सिर्फ उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही होंगे। 1 लेक्चर का क्लास होगा जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही सॉल्व कराए जाएंगे। तो यूनिट ऑफ हार्डनेस एंड देयर द इंटर रिलेशन, इसको देखना है, समझना होगा अच्छे से, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यानी आपको मैं पहले बता चुका हूं कि हार्डनेस ऑफ वाटर, यूनिट ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर को 4 कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं, पीपीएम और मिलीग्राम पर लीटर, डिग्री क्लार्क एंड डिग्री फ्रेंच। इन 4 माध्यमों से यानी 4 प्रोसेस के द्वारा हम लोग इसे यानी वाटर के हार्डनेस का यूनिट करते हैं। वैसी चीज पे हम लोग लिखना है, आपको समझना होगा। यानी हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं कि हार्डनेस ऑफ वाटर टू measure 4 types as follow। फर्स्ट आपका है, मैंने बताया फर्स्ट क्या है बेटा, फर्स्ट आपका है पीपीएम। पीपीएम का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। अब इनके बारे में आपको समझना होगा कि पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, पीपीएम, ठीक है। यानी दिस इज द मोस्ट कॉमन यूनिट फॉर द एक्सप्रेसिंग द हार्डनेस ऑफ द वाटर। पीपीएम इज द मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ द एक्सप्रेशन द हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। अब इसमें क्या लिखना होगा, इसे जो हम लोग लिखते हैं 1 ppm, ये मोस्ट आपका एक्सप्रेसिंग द हार्डनेस ऑफ वाटर है, लिख सकते हो। इट इज मोस्ट यूनिट ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। पीपी का जो वैल्यू होता है डिफाइंड के लिए इसमें क्या करना होता है, इट इज डिफाइंड नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट पर मिलियन, पार्ट्स बाय वेट ऑफ वाटर, ठीक है दोस्तों। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट पर मिलियन, जो कि 10 पावर 6 पार्ट्स ऑफ वेट ऑफ द वाटर होता है। अर्थात यहां पर लिख सकते हो आप कि क्या लिखेंगे कि 1 ppm इक्वल जो होगा, 1 ppm जो होगा वह 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 1 पार्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट in 10 power 6 parts of water, in 10 power 6 part of water। समझ में आ गई बात। यानी 1 ppm ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट में मौजूद जो वाटर हैं उनके 10 पे पावर 6 के बराबर होता है। ये आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद सेकेंड आपका मिलीग्राम पर लीटर है, मिलीग्राम पर लीटर, वो सेकेंड देखिए आप,
सेकेंड आपका है मिलीग्राम पर लीटर, इसको लिख सकते हैं मिलीग्राम पर लीटर। देखिए इसको कैसे आप डिफाइन करोगे, मिलीग्राम पर लीटर, mg पर लीटर मैं लिख दिया हूं, ब्रैकेट में भी लिख दिया हूं यहां पर, यानी इट इज द डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ वाटर। बताया इसमें कि 1 लीटर जो वाटर होगा उसमें 1 लीटर ऑफ वाटर जो होगा उसमें मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होंगे, यानी 1 मिलीग्राम कार्बोनेट जो होगा 1 मिलीग्राम ऑफ कार्बोनेट इक्वल लिख सकते हैं 1 मिलीग्राम पर लीटर, 1 मिलीग्राम पर लीटर इक्वल 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, यहां पर समझिए, यहां तक में आपको समझ में आ गई बात बेटा। अब उसके बाद इसका जो वैल्यू जो होगा 1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का जो वैल्यू होगा यहां पर लिखना होगा 1 लीटर में इक्वल टू 1 लीटर ऑफ 1 लीटर मतलब 1 kg, 1 लीटर का मतलब हो जाएगा यहां पर 1 kg। देखो यहां पर लिख रहा हूं, क्या लिखना होगा आपको 1 लीटर ऑफ वाटर, यानी 1 लीटर ऑफ वाटर इक्वल क्या लिख सकते हो, वह लिख सकते हो 1 kg लिख सकते हो, 1 kg आपने लिखा जिसका वैल्यू 1000 ग्राम हो जाएगा। 1000 क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। जब इसको मिलीग्राम में चेंज करोगे, जब इसको मिलीग्राम में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पावर 6 मिलीग्राम होगा। 10 पावर कितना हो जाएगा बेटा, 6 मिलीग्राम हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अर्थात लिखेंगे कि 1 मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर इक्वल कितना वैल्यू आ जाएगा आपका, जितना लिखा है 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट लिख दिया आपने कितना पर 10 पावर 6 मिलीग्राम, 10 पावर 6 मिलीग्राम ऑफ वाटर, ये वैल्यू इसका आ गया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने थर्ड आपको क्या बताया था, थर्ड आपको ये बताया हूं कि थर्ड जो होगा यूनिट इसका क्या है, थर्ड यूनिट था इसका क्लार्क डिग्री। क्लार्क डिग्री लिखेंगे आप, क्लार्क्स डिग्री। ये आपका थर्ड यूनिट है। इसको क्या कहते हैं, कैसे इसको डिनोट करते हैं वो समझेंगे क्लार्क डिग्री के बारे में। यानी क्लार्क डिग्री जो होगा यह कैल्शियम कार्बोनेट के 70,000 पार्ट ऑफ वाटर के बराबर होता है। इट इज पार्ट ऑफ, लिख सकते हो इट इज पार्ट ऑफ 70,000 पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, लिखो कैल्शियम कार्बोनेट यहां पर, पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस ऑफ 70,000 यानी 70,000 पार्ट्स ऑफ वाटर के बराबर होता है, पार्ट्स ऑफ वाटर के बराबर होता है। ठीक है, यानी 1 क्लार्क का वैल्यू जो होगा किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस के 70,000 पार्ट्स ऑफ वाटर के बराबर होता है। समझ में आ गई बात ना। यानी 1 क्लार्क जो का वैल्यू जो होगा वह 1 क्लार्क का वैल्यू जो होगा कितना हो जाएगा, यहां लिख सकते हो देयरफॉर 1 क्लार्क
1 क्लार्क का वैल्यू 1 डिग्री क्लार्क लिखेंगे, 1 डिग्री क्लार्क इक्वल कितना लिखना होगा, 70,000 पार्ट्स ऑफ वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट होते हैं। ये आ गया वैल्यू इसका। नेक्स्ट आपका जो पार्ट्स होगा वह है आपका डिग्री फ्रेंच। वो देखिए कैसे है इसका डिग्री फ्रेंच, फोर्थ पॉइंट डिग्री फ्रेंच। डिग्री फ्रेंच लिखना होगा, इसे डिग्री फ्रेंच को इस तरह से डिनोट करते हैं। अब इसको लिखना होगा, ये क्या होता है, ये सभी यूनिट है, ये सभी वाटर के जो हार्डनेस निकालने की यूनिट है। समझ में आ गई बात। ये बराबर जो होता है 10 पावर 5 यानी हार्डनेस पर 10 पावर 5 पार्ट्स ऑफ वाटर, यानी 1 डिग्री फ्रेंच इक्वल जो होता है कितना होता है, अभी मैं बताया हूं, यह तो 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हार्डनेस पर कितना 10 पावर 5 मिलीग्राम ऑफ वाटर, सॉरी पार्ट्स ऑफ वाटर, यानी 1 मतलब फ्रेंच का डिग्री फ्रेंच का वैल्यू जो होता है 10 पावर 5 के बराबर होता है, यहां पर लिख दिया। अब इसका मैं रिलेशन बनाने जा रहा हूं। रिलेशन क्या होगा वो रिलेशन समझेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन होगा, इसके आधार पर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो रिलेशन कैसे इसका होता है, रिलेशन बिटवीन ppm मिलीग्राम पर लीटर, उसके बाद क्या था क्लार्क एंड डिग्री फ्रेंच, इनके बीच में रिलेशन आपको निकालना होगा। ये रिलेशन आपको निकाल के दिखाना होगा, ठीक है। ये रिलेशन कैसे रिलेशन इसके बीच में होता है, किस तरह से होता है, वो आपको यहां पर क्लियर करना है। तो यहां पर एकदम साफ एकदम स्पष्ट रूप से आप देख सकते हो, स्पष्ट रूप से मैंने यहां पर आपको डिनोट कर दिया है कि क्या क्या हम लोग अभी सीखे हैं। वहां पर देखते हैं, वी नो क्या क्या सीखे हैं अभी तक मैंने सीखा 1 pm इक्वल 1 ppm 1 ppm इक्वल 1 पार्ट पर कितना था 10 पावर 6 हो गया। 10 पावर 6 पार्ट्स ऑफ वाटर ये हो गया। ये 1 ppm बराबर ये आपका वैल्यू आ गया। उसके बाद 1 डिग्री क्लार्क्स इसका वैल्यू कितना भी मैंने बताया था 70,000। उसी तरह से लिखेंगे 1 पार्ट पर 70,000 पार्ट्स ऑफ वाटर। उसके बाद 1 डिग्री फ्रेंच इक्वल क्या लिखें 1 पार्ट्स पर कितना था 10 पावर 5 था पार्ट्स ऑफ वाटर।
ये आपने देख लिया। ये तीनों का वैल्यू आपने यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख लिया। फर्स्ट आपने यहाँ पर सीखा, सेकेंड भी आपको पता हो गया, ये पता हो गया, इंपॉर्टेंट है। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं, सबके वैल्यू के बराबर हम लोग नोट करते हैं। यानी ये वैल्यू जो है ये इसके वैल्यू के बराबर है, देन इसके वैल्यू के बराबर है। ठीक है, वो आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से बराबर हो रहा है। यहां पर लिखते हैं 10 पावर 6 है ppm इक्वल 70,000 क्या है क्लार्क, डिग्री क्लार्क इक्वल 10 पावर 5 डिग्री फ्रेंच, ये आपके बराबर हो गया। यहाँ स्पष्ट देख लिया आपने। वही चीज मैं नोट किया हूं जो तीनों आपस में रिलेशन कर रहा हूं, बराबर कर दिया। एक एक करके मैं निकाल रहा हूं, एक एक करके निकालना होगा। जब इतने बराबर ये हैं यानी उसके बाद फिर ये डिग्री फ्रेंच है। अगर 100 ppm होगा तो 100 होगा तो क्या हो जाएगा, देन एक एक करके निकाल सकते हैं, एक एक करके। जैसे मैं यहां पर निकाल के बता रहा हूं। सपोज करते हैं कि 10 पे पावर 6 ये बराबर है 70,000 के बराबर है। जब ये 1 में होगा तो 70,000 अपॉन 10 पावर 6 हो जाएगा। देयरफॉर 100 में अगर होगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 से हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये दोनों कट जाएगा तो कितना बच रहा है, कितना बचा बेटा, वो 7 बचा। तो ये 7 सिर्फ बचा, अर्थात 7 क्या निकल गया, एक क्लार्क में निकलेगा। उसी तरह से यहां पर मैं समझा रहा हूं, इसको आप निकाल सकते हैं 1 बाय 1 करके। तो हम यहां पर लिखते हैं देयरफॉर 100 pm के ppm के लिए हो जाएगा 7 हो जाएगा डिग्री क्लार्क। देयरफॉर इसके लिए कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 डिग्री फ्रेंच हो जाएगा। अगर 1 के लिए निकालते हैं, 1 के लिए निकालेंगे तो 1 के लिए क्या होगा, देयरफॉर जैसे आप इतना 1 के लिए करेंगे तो फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 0.07 हो जाएगा। 1 ppm के लिए निकालना होगा 0.07 डिग्री क्लार्क। और इसके लिए कितना हो जाएगा, जब 1 के लिए करेंगे तो 1 डिग्री 0.1 डिग्री फ्रेंच, 0.1 डिग्री फ्रेंच, ये इसके बराबर हो गया 1 के लिए। ये रिलेशन मैं बता रहा हूं, रिलेशन, ये रिलेशन आपको पता हो गया कि आपके टॉपिक से ये होता है। अब 100 ppm के बराबर आपको मैं निकाल के बता दिया कि 7 डिग्री क्लार्क होगा जो कि 10 डिग्री फ्रेंच के इक्वल होगा। उसी तरह से 1 ppm जो होगा इस क्लार्क में 0.07 डिग्री हो जाएगा और फ्रेंच में 0.1 डिग्री फ्रेंच हो जाएगा। ये रिलेशन हो गया इसका, ये क्या हो गया, ये रिलेशन हो गया। अब आप इस तरह से निकाल सकते हैं 1 डिग्री क्लार्क। अब 1 डिग्री क्लार्क के लिए अगर ppm को निकालना होगा, 1 डिग्री क्लार्क के लिए आप इतना क्लार्क हो गया, अगर 1 डिग्री क्लार्क के निकालना होगा देयरफॉर यहां पर लिख देता हूं 1 डिग्री क्लार्क के लिए होगा, 1 डिग्री क्लार्क के लिए अगर निकालना होगा तो इससे डिवाइड कर देंगे 1 में, 1 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 14.3 ppm के बराबर होगा, 14.3 ppm के बराबर होगा। अगर फ्रेंच में निकालना होगा तो हो जाएगा इसका वैल्यू 1.43 डिग्री फ्रेंच के बराबर होगा। कैसे हुआ देखो, जैसे 1 ppm बराबर ये दिया गया है, आप निकालना या लिख सकते हैं, इस तरह से आप निकाल सकते हो। देयरफॉर 0.07 के लिए 1 ppm है तो 1 के लिए निकालेंगे 1/0.07, इससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 14.3 वैल्यू आ जाएगा। ठीक है,
सेम कंडीशन फ्रेंच में भी होगा, 1 फ्रेंच के लिए भी सेम कंडीशन आपको यहां से निकालना होगा, जो मैं यहां पे नोट कर दिया हूं। ठीक है, अब अगर 1 फ्रेंच के लिए निकालना होगा बेटा, और 1 डिग्री फ्रेंच, 1 डिग्री फ्रेंच के लिए निकालना होगा तो क्या होगा, यहां पर 1 डिग्री फ्रेंच के लिए निकालना होगा, ये आर है, इक्वल 1 डिग्री फ्रेंच के लिए निकालना, यानी इसके बराबर 1 डिग्री दिया गया है, तो ये 10 ppm के बराबर होगा, 10 ppm के बराबर होगा। और क्लार्क में निकालना होगा तो 0.7 डिग्री क्लार्क हो जाएगा। ये आपका रिलेशन हो गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, इसको नोट कर लो, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपके हेल्प होगा। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट इसी माध्यम से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उस क्वेश्चन में आप लिखोगे इफ द हार्डनेस ऑफ वाटर इज 143 ppm, लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूं। इफ द हार्डनेस ऑफ वाटर is 143 ppm, calculate the hardness in degree, calculate the hardness in डिग्री क्लार्क। डिग्री क्लार्क में आपको निकालना है। देखिए सॉल्यूशन कैसे अभी आप तैयार करोगे। कह रहा है कि इफ द हार्डनेस ऑफ वाटर इज 143 ppm, यदि वाटर की हार्डनेस 143 ppm है तो उसे डिग्री क्लार्क में कैसे इसको आप निकाल सकते हैं। डिग्री क्लार्क में आपको निकालना होगा। अभी आपने पढ़ा कि वी नो 1 ppm का वैल्यू कितना होता है डिग्री क्लार्क में, 0.07 लिख सकते हो। वी नो क्या 1 ppm इक्वल 0.07 डिग्री क्लार्क, ये अभी आपने पढ़ा। जब 1 ppm इक्वल इतना क्लार्क होता है तो यहां पर कितना ppm दिया गया है, 143 ppm। क्वेश्चन समझिए, आपको पता हो गया अभी रिलेशनशिप से कि 1 ppm का वैल्यू 0.07 डिग्री क्लार्क में होता है, तो हमें कितना निकालना है, 143 ppm के लिए निकालना होगा। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा उतना इसको लिख देंगे। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, टेन पॉइंट 01 डिग्री क्लार्क, ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन का। ये इजी क्वेश्चन था, इससे भी हार्ड क्वेश्चन मिलेगा। हार्ड क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे कि किस तरह से क्वेश्चन आपके पास पहुंच रहा है। कई तरह के क्वेश्चंस आपको करने होंगे। अब आपको मैं एक क्वेश्चंस बता रहा हूं जिसका कैलकुलेट द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल हैविंग द फॉलोइंग कंपोजिशन। उस सैंपल में सब्सटेंस जो दिया गया है, मैं इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं बेटा, यानी सब्सटेंस दिया गया है, अमाउंट भी दिया गया है क्वेश्चंस में। आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालना होगा, उसके बाद इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन द मिलीग्राम पर लीटर में निकालना होगा। तो सबसे पहले सब्सटेंस आपको देखना होगा क्या है। सब्सटेंस
उसके बाद सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। अमाउंट मिलीग्राम पर लीटर, अमाउंट मिलीग्राम पर लीटर। उसके बाद आपको निकालना होगा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। उसके बाद आपको निकालना होगा, उसके बाद इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का निकालना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए निकालना होगा इन मिलीग्राम पर लीटर में, कैल्शियम कार्बोनेट इन मिलीग्राम पर लीटर में आपको निकालना है। ये क्वेश्चंस अगर आपके इस तरह दिया गया है, छोटा सा क्वेश्चन एक ही बता रहा हूं कि इसमें क्या क्या दिया गया, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, बट इसमें सब्सटेंस जो जो चीज दिया गया है क्वेश्चन में वो मैं बता रहा हूं। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट दिया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है। थर्ड उसके बाद दिया गया है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। और फोर्थ है मैग्नीशियम क्लोराइड। ये चीज सब्सटेंस में दिया गया है आपका। अमाउंट भी क्वेश्चंस में दिए गए हैं, इसका 10, ये अमाउंट आपका दिया गया है, ठीक है। ये अमाउंट आपके पास क्वेश्चंस में दिया है। निकालना आपको क्या क्या है वो आप सही से देख लीजिए। हमें निकालना है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालने के लिए अभी अभी मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जब भी आप निकालोगे उसके लिए क्या निकालना होगा। सबसे पहले केमिकल इक्विवेलेंट निकालेंगे, इसका केमिकल इक्विवेलेंट निकाल लीजिएगा। और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालेंगे तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रोसेसिंग द सब्सटेंस, ये चीज निकालना होगा जिसके माध्यम से आप निकाल सकते हो। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले इसका मोलर मास निकालेंगे, उसके बाद केमिकल इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है। मोलर मास इसका निकालेंगे कैल्शियम सल्फेट का, फिर इक्विवेलेंट केमिकल इक्विवेलेंट निकालेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपको निकालना होगा। तो आप इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करके इसको बताइए कि कितना क्या हो रहा है। बट मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चा, कंफ्यूजन मत कीजिएगा, डायरेक्ट मैं इसका पॉइंट लिख रहा हूं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, कैल्शियम सल्फेट का पहले मोलर मास निकालेंगे, फिर इसके बाद केमिकल इक्विवेलेंट निकालेंगे, देन इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इसका निकालेंगे। बट मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं 0.73, ये वैल्यू इसका 0.73 है, इसका वैल्यू इसका निकालने पर 1 आएगा और इसका पॉइंट 0.83 आएगा, 0.83 इसका वैल्यू आएगा। एंड लास्ट मैग्नीशियम क्लोराइड का वैल्यू 1.05 आएगा, 1.05 आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। अब उसके बाद इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन द मिलीग्राम पर लीटर, जब इसको वैल्यू निकालोगे, इसको निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, जितना चीज दिया गया है, जितना ये जो अमाउंट दिया गया इसी से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 0.73 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करके लिखना होगा, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 करेंगे तो कट जाएगा बेटा, तो 7.3 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा इसका वैल्यू 7.3। देन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, जितना अमाउंट दिया रहेगा इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। इससे वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 0.83, यानी 0.83 होगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 1.05, इसका आ जाएगा 4.20, ये वैल्यू आ गया। अब इसको टोटल करिए, ये टोटल, इनको टोटल आप जब ऐड करेंगे यहां पर लिख सकते हो टोटल 14 पॉइंट, इनको ऐड कर दीजिए, जोड़ना होगा 14.33 आएगा इसका टोटल ऐड करने पर। अब निकालना क्या है क्वेश्चंस में वो समझना है।
निकालना है कि टोटल सब्सटेंस ही पूछ रहा था। लिखा हुआ क्वेश्चन में कैलकुलेट द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल हैविंग द फॉलोइंग कंपोजिशन, यानी टोटल आपको निकालना था, जो कि यहां लिख सकते हैं आप, यहां लिख सकते हैं कि टोटल आपका क्या निकल गया बेटा, 14.33 मिलीग्राम पर लीटर में निकला, क्योंकि मिलीग्राम पर लीटर में दिया गया है। इसको जब आप पीपीएम में निकालेंगे, पीपीएम में निकालेंगे तो आप इसको क्या करेंगे, आपको पता है कि मिलीग्राम को पीपीएल में निकालने के लिए क्या करना होता है। ठीक है, मिलीग्राम को पीपीएल में निकालने के लिए क्या करेंगे आपको पता है, अभी रिलेशन मैंने भी बताया है, अभी तुरंत बताया हूं रिलेशन इसका। तो रिलेशन के द्वारा आप इसे निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। तो यहां पर जो मिलीग्राम पर लीटर जो दिया गया है, इट मींस 14.33 ppm ही होगा, ये आपका आंसर हो गया। इनका टोटल मिलीग्राम पर लीटर में हार्डनेस निकालना था। इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चा, फिर हम लोग मिलते हैं, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं फिर हम लोग लाइव क्लासेस में। देन उसके बाद आपकी थोड़ी फास्ट क्लासेस और करनी होगी। और देखो, आप किसी की टीचर को, आपकी गहराई को पहचान नहीं पाएंगे आप, और किसी के पास प्राउड ही नहीं होना है, आपको सीखना है ना। आप कमेंट नहीं अच्छा लगता है तो मत करिए, बट गलत तरह की मैसेज नहीं होनी चाहिए। क्लियर बच्चा। तो इससे आपके जो अंदर की जो भावनाएं हैं उससे हम लोग रीड कर जाते हैं, क्योंकि मैं भी एक सीबीएसई टीचर हूँ। बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन मिलते हैं ना, एग्ज़ाम ड्यूटी भी है, मतलब लगभग हज़ारों बच्चों से, लेकिन बट क्या सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं। तो आपको सीखना होगा, और जब तक आपके अंदर में यानी सीखने की भावनाएं नहीं होगी, प्राउडी नहीं होना है। मैं भी तो कभी प्राउडी नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी भी सीखता हूँ। तो सो बेट आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, सीखने के लिए तैयार रहिए, और अच्छे मैसेज भेजिए। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर कल मिलते हैं।